मुझे पता है तुम मोटिवेशन लूज करना स्टार्ट कर चुके हो इन योर क्लैट प्रिपरेशन। अब क्लैट 2026 को यहाँ से बहुत ज्यादा कम वक्त बचा हुआ है और तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे नहीं लगता मुझसे अभी एग्जाम क्रैक हो पाएगा, मैं इतना प्रेशर नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स फील हो रही होंगी और ऐसा लग रहा होगा कि हर चीज स्टक है। मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, जीके के टॉपिक्स रिवाइज नहीं है, लॉजिकल के करेक्ट आंसर्स नहीं आ रहे हैं, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने एनालिटिकल रीजनिंग भी ऐड कर दी है, और इस तरह की 100 और प्रॉब्लम्स होंगी फॉर श्योर। अभी जो प्रॉब्लम्स है, मैं तुम्हें इनसे मुक्त तो नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ द गेम है। तुम जब क्लैट या अपने लाइफ में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपियर करोगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहीं पे। और ये पूरा एग्जाम प्रेपरेशन जो है ना, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है। देखो, ये सब ज्ञान की बातें हैं, फिलोसॉफिकल बातें हैं जो सुनने में तो ऐसे एक सेकंड के लिए अच्छी लगती है, लेकिन फिर ऐसा लगता है अपनी परिस्थिति स्थिति को देख के कि ये क्या फालतू की बातें हैं, क्या सारी चीजें हैं, मेरी हालत तो इतनी ज्यादा खराब है, पढ़ाई हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सब खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा क्लाट में, मैंने माँ बाप की इतनी सारी फीस वेस्ट कर दी है, इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया है, मैंने अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, मैं 1 साल 2 साल का ड्रॉप ले चुका हूँ। 11th से मैं प्रेपरेशन कर रहा था लेकिन अभी तक मैं क्लाट में ही फंसा हुआ हूँ। मैं 12th भी मैं सैक्रिफाइस कर रहा था, पूरी मस्ती, सारे फ्रेंड सर्कल, सब कुछ मैंने सैक्रिफाइस किया है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? देखो, एक वक्त पे बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी इसी सेम पोजीशन में था। मैंने भी अपनी क्लैट प्रेपरेशन को मिड ऑफ 11th स्टार्ट किया था। वहां से मैं फर्स्ट टाइम क्लैट में अपीयर किया आफ्टर 1.5 इयर्स ऑफ प्रेपरेशन। और जब मैं 12th में क्लैट में अपीयर किया तो मेरा क्लैट बहुत ज्यादा खराब रहा। मेरी ऑलमोस्ट 8,000 ऑल इंडिया रैंक आई। लेकिन वहां पे मैंने अपनी बहुत सारी गलतियों को समझा और उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और वहां से मैंने उन सारी चीजों को रेक्टिफाई किया। अब मैंने क्या सारी चीजें की, मुझे क्या चीजें समझ आई, मैं क्विकली शेयर कर देता हूं तुमसे कि तुम लोग भी अगर इस माइंडसेट में हो तो तुमको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट चैलेंज जो तुम्हें यहां पे लग रहा होगा, जीके कैसे कवर करें। क्योंकि जीके में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, हर कोई कुछ अलग बता रहा होगा। जीके के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, जीके में तुमने जितना भी पढ़ा है ना, सिर्फ उसको यहां से अब रिवाइज कर लो। बहुत ज्यादा नई चीजों को पढ़ने पे परेशान मत हो। किसने क्या लिस्ट दी, कौन कहां से क्या मटेरियल ले रहा है, मेरा दोस्त क्या पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल भी तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से अब यहां से। जीके बेसिक जो टॉप 100 टॉपिक्स है उनको बस अच्छे से पढ़ के चले जाओ, उसके अलावा कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने बहुत कम भी पढ़ा है तो। अगर तुम उन चीजों को अटेंड कर लोगे तो मे बी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाए, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा जो गलती मैंने की थी अगर तुम उस गलती को कमिट करते हो। तुम सिर्फ जीके पे फोकस्ड रहते हो तो भैया एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तुम एक बात इमेजिन करके देखो कि जीके में जो चीज तुमने पढ़ी है वही तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भी पढ़ी है। अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी है, फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की है, तुमने उन वीडियोस को देखा है और उनमें से 2-3 टॉपिक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस, नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है। तो जो 5 इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस है उसमें मान लेते हैं हम लोग COP 30 पे क्वेश्चंस आए। तो अब COP 30 जितना तुमने पढ़ा है उतना तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है ना, बहुत सारे बच्चों ने उतना ही अमाउंट ऑफ जीके कंटेंट पढ़ा हुआ है। तो अब ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। तुम जितने मार्क्स लाओगे उतने ही तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी मार्क्स लेके आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स है। उन 4 सब्जेक्ट्स को फोकस से मत हटाओ, उन 4 सब्जेक्ट्स पे भी फोकस रखो और जीके के लिए परेशान होना बंद कर दो। जितना पढ़ा है सफिशिएंट है। मैंने तो एक लिस्ट शेयर की है जहां पे मैंने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 में डिवाइड कर दिए सारे टॉपिक्स। अब अगर कोई बच्चा बहुत कम टॉपिक्स पढ़ा है तो मैं तो तुम्हें सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे लिस्ट से जाके प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 को कवर कर लो, बाकी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं लिस्ट ऑफ 100 टॉपिक्स नहीं है वहां पे 40 टॉपिक्स है प्रायोरिटी 1 में एंड 30 टॉपिक्स, 30 या टोटल जो टॉपिक्स है वो 90 है। तो इमेजिन कर सकते हो 60 टॉपिक होंगे इन टोटल। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 इजीली कर लोगे, उसके बियॉन्ड बिल्कुल भी परेशान मत हो। किसी भी एरी गैरी नत्थु गैरी वेबसाइट को खोल के मत पढ़ना स्टार्ट कर दो। हर चीज को क्वेश्चन मत करो। ये मत सोचो कि मुझे याद नहीं होगा, सारी चीजें हो जाएंगी अगर तुम रिवीजन करके जाओगे तो। जीके में सिर्फ रिकॉलिंग पावर हेल्प करती है, एक सिंगल चीज, उसके अलावा कोई भी सेकंड चीज हेल्प नहीं करती है। अगर तुम्हारी रिकॉलिंग पावर ठीक है
और रिकॉलिंग पावर कैसे बनती है, तो वो मल्टीपल रिवीजन से हो जाती है। तुम्हें कोई चीज याद नहीं रहेगी, लेकिन तुम जैसी ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, तुम्हें याद आ जाएगी। तो इस तरह से तुम सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो जो जो तुम्हें सॉल्व करनी चाहिए, दैट इज जीके। परेशान नहीं होना है, जितना पढ़ा है सफिशिएंट है। इस पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो कि तुम्हारा जीके पढ़ा हुआ सफिशिएंट है। मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, डजेंट मैटर। मॉक जो लीगल एज लॉ प्रेप या दुनिया की कोई भी कोचिंग जब जीके बना रही है मॉक में, तो यार वो लोग एक हफ्ते में तीन तीन चार चार मॉक कंडक्ट करते हैं। कोई किसी तरह की सीरीज, किसी तरह की सीरीज, 7 दिन में 7 मॉक, 10 दिन में 10 मॉक। इस तरह से ये लोग मॉक्स कंडक्ट करते हैं। अब इनके लिए खुद पॉसिबल नहीं है ना कि रेपिटेटिव टॉपिक डालें, तो ये लोग खोद खोद के कुछ भी टॉपिक्स डालते हैं। अब उसमें तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, तुमको एंजाइटी फील होती है। लेकिन तुम उठा के देख लो, प्रीवियसली कोई भी क्लैट इनके कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब जो इतने डेप्थ वाले क्वेश्चंस होते हैं। मान रहा हूं मैं, सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट ईयर ब्रिक्स आ गया, ठीक है, ब्रिक्स बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत इजी क्वेश्चंस आए। तुम उसके पहले का कोई भी क्लैट देख लो, ऊपर से ही क्वेश्चंस आए हैं। एकदम खोद खोद के डिजिट्स और नंबर्स में नहीं पूछा है जिस तरह से अभी मॉक्स आ रहे हैं। ये तुम्हें सिर्फ एंजाइटी दे रहे हैं। और मॉक्स में जीके में कितने मार्क्स आए और ओवरऑल कितने मार्क्स आए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मार्क्स आए हैं सही ही होंगे, अच्छे ही होंगे। तो पहले तो इन दोनों चीजों पे फोकस करो। ठीक है, जीके सॉर्ट हो गया। मॉक मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। लास्ट 1 वीक के मॉक्स तो बिल्कुल मैटर नहीं करते। लास्ट इवन 1 मंथ के मॉक मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। मॉक में सबसे इररेलेवेंट सेक्शन इज जीके, क्योंकि बहुत डेप्थ के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। दूसरी चीज, बाकी जो सेक्शंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इनको तुम जिस भी कोचिंग का मॉक दे रहे हो, उस कोचिंग के मॉक में ध्यान रखो तुम्हारे इंग्लिश, सीआर और लीगल में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैथ्स अगर तुम कर रहे हो तो मैथ्स में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर तुम मैथ्स बिल्कुल नहीं किए हो, तो परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना, सेफ जोन क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ बहुत बेसिक कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग कमिट करते हैं। इसके बाद लास्ट बात, इसके बाद इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। एक आखिरी चीज जो हम लोग कमिट करते हैं मोस्टली, दैट इज कि हम फालतू में लास्ट डे तक मॉक देते रहते हैं, और यहां से एवरी डे मॉक देते हैं, जिससे हमारी मोटिवेशन की लेवल कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। जितने मॉक के मार्क्स आएंगे वैसा मूड हो जाता है। शायद तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। तुम्हारा मूड सेटर मॉक के मार्क्स हो जाते हैं, कि मॉक के मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छा मूड है। मॉक के मार्क्स कम हो गए तो 1 घंटे बाद तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। मॉक देना सही है। यहाँ पे अगर तुम दे रहे हो तो यहाँ से भी कोशिश करो कि जो रिमेनिंग डेज है उनमें एवरी डे मॉक मत दो। बहुत ज्यादा खुद को परेशान मत करो। यहाँ से तुम जितना रिलैक्स रहोगे, जितना रिवाइज करोगे चीजों को, सेक्शनल्स दोगे, उतना ज्यादा हेल्प करेगा। मॉक देना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मॉक देना ही छोड़ दो। मॉक दो, रीजनेबल नंबर्स में दो। लास्ट 2 डेज में बिल्कुल मॉक देने की जरूरत नहीं है, यानी कि फ्राइडे एंड सैटरडे मॉक्स मत दो। लास्ट मॉक जो होना चाहिए तुम्हारा, वो थर्सडे को जाना चाहिए। थर्सडे का मॉक इज द फाइनल मॉक। उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उसके बाद देने की जरूरत नहीं है मॉक टेस्ट। एक फाइनल चीज करो कि जितने भी तुमने बॉक्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 30, 40, 50, 60, जितने भी बॉक्स दिए हैं, सारे के सारे एक बार बॉक्स उठाओ और उनके सेक्शंस को गो थ्रू करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें डेफिनेटली यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ, मैंने मतलब खुद किया है इस चीज को, ये प्रोवन चीज है। जब मैं अपीयर किया था क्लाट में, तो लास्ट इन डेज में, लास्ट 10 डेज में, मैंने सिर्फ जो पुराने दिए हुए मॉक्स थे उनको उठा के एक बार रिविजिट किया था। उन कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश की थी, उन जीके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश की थी, उन लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को, इंग्लिश के क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश की थी। और अल्टीमेटली ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को रीअप्लाई कर पाते हैं इन द एग्जामिनेशन। इन दिस डेफिनेटली हेल्प्स, और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखेगा अपने ओवरऑल मार्क्स में। बाकी तो मुझे नहीं लगता तुम्हें अब बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। बढ़िया चिल करो। चिल होगा नहीं वैसे तुमसे अब, लेकिन मन में शांति रखो, और कैसे भी रखने की कोशिश करो। चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। एक बात फाइनल याद रखना, क्लैट वो इंसान बिल्कुल क्रैक नहीं करता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जो सिर्फ कूल एंड काम माइंडसेट से एग्जाम में जाके बैठ जाता है कॉन्फिडेंटली, वो डेफिनेटली एग्जाम निकाल लेता है बहुत ईजिली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, मैं खुद इस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ। फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस था। सेकेंड टाइम जब मैं अपीयर हुआ तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था, मैं बिल्कुल एंशियस नहीं था। मैं बिल्कुल कामली गया, एग्जाम दे के आ गया। मुझे ऐसा लगा कि बस एक और लास्ट मॉक टेस्ट दे रहा हूं मैं अपने प्रेपरेशन का। यही सोच के जाना, तुम्हारा लास्ट मॉक टेस्ट है ऑफ दिस प्रेपरेशन ऑफ दिस क्लैट।